Hello students, welcome back to your channel MCI कोटा. This is your educator वेदांत उपाध्याय. तो कैसे हैं भाई आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे. तो आज अपने इस सीरीज का ये मोस्ट प्रोबेबली थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर मान के चल रहे हैं इस वाले चैप्टर का. और शायद कोशिश यही करूंगा अगली वीडियो में इसको पूरा वाइंड अप कर दूं, चैप्टर को कंप्लीट कर दें. तो इस वाले टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं. अच्छा, टॉर्क का एक क्वेश्चन हमने मैग्नेटिक वाले टॉपिक में भी आता है. मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगता है वो वाला. अब अपन इसमें क्या कर रहे हैं, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, पहले तो ये रिकॉइल करा दो. ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो थ्रू आउट सेम है, कहीं पे कम या कहीं पे ज्यादा नहीं है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को कंसीडर किया है. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, करंट कैरी कर रही है. तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बोला कि ए है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने बी वेक्टर माना है या बी बोल दिया है. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड ऑल्सो विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड से ही कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. अब देखो कंसीडर करते हैं अपन, ये पेपर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने टेढ़ा बनाने की का कारण क्या है. देखो मान लो इधर थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड जा रही है. ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. किस डायरेक्शन में है, इस मार्कर से समझो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, पूरे थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड जा रही है. इसमें मैंने क्या कर दिया है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रख दिया है. ठीक है, अब वो क्या काम करेगा, कैसा उस पर टॉर्क लगेगा. अच्छा, टॉर्क ही क्यों लग रहा है वो भी बताऊंगा मैं. फोर्स क्यों नहीं लग रहा, अगर फोर्स लग रहा होता पूरा का पूरा एक ही डायरेक्शन में तो वो मूव कर जाती कॉइल. पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है. ये भी हमने बता दिया कि क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है. अब कैसे लग रहा है वो बताता हूं. देखो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल मानी है ए सी डी ई. बी इसलिए नहीं माना क्योंकि बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है. इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है. अब ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है. अब हमको क्या कंसीडर करना है, अब हमको बताना है कि फोर्स कैसा कैसा लगेगा. पहले मैंने आर्म लिया है ए ई. कौन सा वाला आर्म लिया है, ए ई. मान लो ये आर्म ऐसे है, तो ये वाला हमारा ए हो गया, ये वाला हमारा सी हो गया, ये वाला डी हो गया, ये वाला ई. तो ए ई ये वाला होगा. अब ए ई में मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा. करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये कॉइल ऐसे समझ के चलना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. तो फोर्स का निकल के आ रहा है, आउटवर्ड. ये देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे, ये कॉइल को ऐसे समझ के चलना, करंट की डायरेक्शन ऐसे. ठीक है, या ये मान लो ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स का लगेगा आउटवर्ड. तो ये F1 कहां लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है. इसी का जस्ट उल्टा, करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहां लगेगा, इनवर्ड, F2 इस डायरेक्शन में अंदर लगेगा. जब ये एक फोर्स इस तरह लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा. ठीक है, तो ये दोनों की वजह से तो ये घूमेगा गोल गोल. ठीक है, और ये फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो ये फोर्स को ही हम क्या बोल देंगे, टॉर्क है ये, है ना. अब आगे आगे बढ़ते हैं अपन, क्या क्या होता है देखते हैं कैसे कैसे करेंगे हम. अब अगला देखो, अब मैं ये वाला बोल रहा हूं एसी. एसी में करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो फोर्स का लगेगा अपवर्ड. भाई करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो फोर्स कहां लगेगा, अरे बोलो कहां लगेगा, ऊपर लगेगा. ठीक है, अब इसको उल्टा करो, मेरे को हाथ तोड़ना पड़ेगा, तुम लोग एक काम करो, अपने अपने हाथ तोड़ लो. जैसे मान लो ये फोर्स है, ठीक है, ये बहुत बहुत मुश्किल से बनेगा ऐसे करके, हाथ भी नहीं टूटा जा रहा. दूसरा तुम हाथ ले लेना किसी दूसरे दोस्त का. ठीक है, तो ये देखो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे लगेगा. कहां लगेगा, नीचे लगेगा. अब इस कॉइल को मैंने इस तरीके से सिचुएट कर दिया, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये क्या कुछ हो सकता है इनका, कुछ नहीं हो सकता. कारण क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण क्योंकि भाई दोनों फोर्सेस बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में. अगर मैं इस पेपर को अपोजिट डायरेक्शन में बराबर फोर्स से खींचूंगा तो इसका कुछ नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि वो फोर्स कम है. अगर मैं इसी को ज्यादा
तेज खींचूंगा तो क्या होगा, ये फट जाएगा, फटेगा नहीं फटेगा, बोलो यस। इज इट क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया हमारा एंगल बन रहा है थीटा, चारों फोर्स समझ में आ गए। ये मैंने लिख देता हूं, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन आर्म्स ऑफ द कॉइल इज गिवन बाय, सारे के सारे फोर्सेस को हम कैसे दे रहे हैं, अब आर्म ई ए, ये वाला ई है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, बिल साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, F1 इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। अब बी आई एल साइन थीटा हो गया, आगे बढ़े, साइन थीटा ये कौन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड और ये लाइन कितने डिग्री का एंगल, ये वाला आर्म और मैग्नेटिक फील्ड कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, तो इसलिए F1 क्या आ गया, बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। F2 निकालेंगे सिमिलर, वही वापस से, जब ये 90 डिग्री का बना रहा है तो ये भी तो 90 डिग्री का ही बनाएगा, तो इसमें भी क्या आ गया, F2 इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल सिंपल, ठीक है। ईडी, अब ईडी में हमको एंगल पता नहीं, कुछ भी थीटा एंगल बना रहा है तो बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा, ये फोर्स थर्ड है, ये फोर्स फोर्थ है, ठीक है। अब फोर्स थर्ड और फोर्थ को देखो, दोनों इक्वल है पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहे, अगर ये वाला भी ऊपर लग जाता ना तो ये ऊपर खिसक जाती, या ये वाला नीचे लगता तो ये कॉइल जो है नीचे सरक जाती, पर दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये तो नीचे की तरफ लगा रही है, ये ऊपर की तरफ लगा रही है, इस वजह से कोई फोर्स, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। F3 एंड F4 आर टू इक्वल फोर्सेस, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। F3 और F4 इक्वल फोर्सेस है, कहां से पता चला सर आपको, सर यहां से पता चला है सर, तो ये दोनों क्या है, इक्वल फोर्सेस है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों क्या कर देंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। F1 एंड F2 आर टू इक्वल एंड अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, दोनों पैरेलल फोर्सेस है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इक्वल फोर्सेस है और कर भी क्या रहे हैं, पैरेलली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एंटी पैरेलल कर रहे हो, पैरेलल फोर्स कर रहे हैं, जब पैरेलल वर्क कर रहे हैं तो इसके कारण क्या होगा, बुमरो, बुमरो नहीं टॉर्क लगेगा, ठीक है, टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला तो बचपन में नहीं 12th में पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, पर 12th में अच्छे से पढ़ा था। टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई सा भी फोर्स ले सकते हैं, F1 लेना चाहो F2 लेना चाहो, क्योंकि दोनों बराबर है। तो F1 ले लिया मैंने, बी आई एल होता है ई एन, अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, अरे भाई इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट ताकि याद रख सको तुम लोग, ठीक है। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे आ जाता है, जैसे मान लो ये मैंने इसका एक ईडी जो आर्म था ना, ये वाला आर्म कंसीडर कर लिया, ये रहा, ठीक है, इस ये लेंथ एल है तो ये ब्रेड्थ बी हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये भाई ये थीटा बनाएगा तो ये तो थीटा बनाएगा, कैसी बात करते हो, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया डीएल, अब यहां से मेरे को क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन, एक सेकेंड, हाँ चलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं अपन, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे en, ठीक है, और हाइपो क्या है यहाँ पे ed, ed की वैल्यू b होती है, b cos थीटा, इसकी en की वैल्यू आ गई, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने अगले स्टेप में क्या किया, इसका जोड़ा इसके साथ बना दिया, भाई लेंथ और ब्रेड्थ का तो जन्मों जन्मांतर का साथ है, ये तो हमने कौन सी क्लास में, 3rd क्लास में पढ़ लिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, कि ये लेंथ और ब्रेड्थ जो है आपस में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये एक दूसरे के बिना इनका वियोग विच्छोग क्या बोलते हैं हिंदी में, थोड़ी हिंदी टाइट है अपनी तो थोड़ा सा देख लेना, तो ये आपस में दूर नहीं रह सकते, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दूं इंटू कॉस थीटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये तो हमने है ना ग्रेजुएशन में पढ़ा था कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है, तो टॉर्क क्या आ गया बी आई ए कॉस थीटा,
अब यही अगर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बात की जाए तो टॉर्क इक्वल्स टू बी ना BINA गुना बीना वाला बी ना कॉस थीटा। अब ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, ठीक है। तो NIA की जगह मैं M लिख दूंगा तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा। जहां पे cos थीटा आता है वहां दो वेक्टरों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगता है। here M इज मैग्नेटिक मूवमेंट। ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट आ गया। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, इसको 4 बार नहीं लिखूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है पर इतनी भी ज्यादा नहीं है, पर हाँ है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे अब देखो मैंने एक थोड़ा सा आगे का वर्क किया इसमें, स्पेशल केस बनाने थे इसमें क्योंकि मेरे को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बताना था। अब मैंने क्या किया, लेट अल्फा इज द एंगल ड्रॉन बिटवीन द नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल मैंने एक लाइन खींची जिसमें एक एंगल बन रहा था, क्या था वो, अल्फा था। तो यहां से मेरे को साफ साफ दिख रहा है ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस थीटा कितना है, 90। यहां से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगी, ये वैल्यू मैंने ऊपर पुट कर दी। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सॉरी थीटा की जगह अल्फा मान लेंगे। cos 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। और फॉर्मूला क्या गया, टॉर्क इक्वल्स टू बीना साइन अल्फा। अब इसके दो स्पेशल केस बनते हैं कि टॉर्क कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम होगा। भाई जहां पे साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा वहां मैक्सिमम, जहां कम वहां मिनिमम। साइन अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम ये सॉरी साइन की नहीं कॉस की, या साइन की भी मानोगे तो भी चल जाएगा, बाकी अपन कॉस पे वर्क कर रहे हैं तो कॉस की मानेंगे। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 0 डिग्री पे, यानी कि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी उस कंडीशन में जो हमारा टॉर्क होगा वो मैक्सिमम लगेगा। और जब हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री, बिल्कुल ऐसे रख दिया मैंने, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और ये ऐसे मैंने कॉइल को रख दिया, उस कंडीशन में क्या होगा भाई, टॉर्क 0 आएगा, मतलब मिनिमम आएगा, ठीक है। यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आप लोगों को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में डेफिनेशन बताऊंगा। तो इसके बाद अपना आता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ठीक है। या फिर एमसीक्यू में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है कि कब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल कहलाएगी। तो भाई जब भी जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ कॉइल का जो प्लेन है या कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जब भी बन जाती है उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं उसको, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। फिर से, द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी रेडियल व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे इसका मतलब क्या हो गया, जब पैरेलल हो गया तो मतलब उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का। फटाफट से इसको नोट करें, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा अब आने वाले 3-4 टॉपिक जो हो गया हमारे वो पूरे इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके बाद मेरे को कराना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद आप लोगों को मैं कराऊंगा हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर इनटू गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना अब आज में इसी वाले लेक्चर में नया टॉपिक है। आज ये वाला मैंने पहले बोला था आप लोगों से कि कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप कर देंगे पूरा, पर छोटा चैप्टर है तो मैंने सोचा कि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, पर अपन इसी में पूरा कवर अप कर देंगे इसको, ठीक है। लास्ट के 2-3 टॉपिक और है छोटे छोटे से, तो वो कंप्लीट कर देंगे अपन आज। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई, आरपीएससी और अदर स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से। तो इसको पहले से ही लाल मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। कौन सा वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या है सर, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे करंट मेजर होता है। तो ठीक है बच्चा, सही बोला ये, पर थोड़ा सा एड ऑन करेंगे इसमें। इट इज अ डिवाइस
विच इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर वेरी स्मॉल करंट। बहुत छोटा छोटा सा डिफ्लेक्शन भी आता है ना, छोटा मिली एम्पियर में भी करंट आता है ना, उनको भी हम गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम एमीटर से डिटेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? इसलिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है कई जगहों पे, जहां पे हमको छोटे अमाउंट का करंट भी, जितना छोटे से छोटा मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में करंट चाहिए, तो उसमें हम किसको यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे। कंफर्म? चलो आगे बढ़ते हैं। किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है वो देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये किस पे बेस्ड है? ये उस फैक्ट पे बेस्ड है कि जब अगर हम कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो वो क्या करेगा? वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और उसके कारण वो क्या करेगा? रोटेट करना शुरू करेगा। ठीक है? क्या? फिर से बोलो सर। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जब हम कोई करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो वीडियो को वापस से देखो, क्योंकि पुराने टॉपिक जब तक नहीं आएंगे तब तक नए टॉपिक का कोई फायदा नहीं है। समझ गए? तो किस पे बेस्ड है ये? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड ऑन in a magnetic field, then it experiences a torque due to which it rotate। टॉर्क महसूस करने के कारण, टॉर्क एक्सपीरियंस करने के कारण ये क्या करेगा? रोटेट करने लगेगा। ठीक है? और रोटेशन ही हमको चाहिए। अगला इसमें इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है भाई कि सबसे पहली चीज तो एक सॉफ्ट आयरन कोर है, एक सॉफ्ट आयरन का पीस है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है और सर्कुलर शेप में भी हो सकता है। अगर ये सिलेंड्रिकल शेप में होगा तो हमारी जो कॉइल बनेगी, ये जो कॉइल बन रही है ना, ये देख रहे हो आप, ये रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा। अगर ये चीज सर्कुलर होता तो हमारी कॉइल जो बनती वो सर्कुलर फॉर्मेट में बनती। मतलब ये अगर स्फेरिकल होता तो उस कंडीशन में सर्कुलर कॉइल बनती। इज इट क्लियर? अब देखो, ये इसके चार आर्म्स मान लिए हमने, पी क्यू आर एस डैश, सॉरी S1। यहां से एक स्प्रिंग अटैच्ड है, छोटी सी और बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग है, जिसको हमने S1 बोल दिया। ठीक है? क्योंकि ये तो मैंने डायग्राम इतना बड़ा बना दिया, नहीं तो ये होता इतना सा मीटर होता है, सिर्फ इतना सा बॉक्स होता है। मान लो ये हमारी डायरी है ना, डायरी से सिर्फ इतना सा एक बॉक्स होता है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो गया? एक छोटी सी स्प्रिंग लग गई और ये लोड लग गया है। यहाँ पे लोड हमारा कहां से कनेक्टेड है? टर्मिनल 2 से कनेक्टेड है। इधर से दो मैग्नेट रख दिया हमने, और दूसरा आगे क्या करा भाई हमने? इसका जो कॉइल है उसको हमने एच यानी कि, फटाफट से बोला, एच क्या है? मूवेबल टॉर्शन है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। मतलब वो जो सुई लग रही है ना, किसी भी मीटर में हम सुई देखते हैं तो वो टॉर्शन है, मूवेबल टॉर्शन ये है। इसके बाद यही टॉर्शन से हमारा टर्मिनल 1 भी कनेक्टेड है। अब जैसे हमको जिसके बीच में भी करंट मेजर करना है ना, तो उसका एक वायर तो टर्मिनल 1 में अटैच 2 में अटैच करेंगे, और एक एक वायर हम टर्मिनल 1 में अटैच करेंगे। इज इट ओके? अब ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, पूरा कंप्लीट डायग्राम बता दिया है। एक चीज और, फॉस्फोरस और ब्रॉन्ज की स्ट्रिप बनती है, फॉस्फोर और ब्रॉन्ज की। ठीक है? एक एक नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रिप काय की बनाई जाती है, तो क्या बोलेंगे हम? फॉस्फर और ब्रॉन्ज की। अब ये चीजें जो मैंने पूरी डिटेल में समझाई, वही चीजें आपको मैं रीड करके ही बता रहा हूं जो लिखा है हमने। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल। तो सॉरी स्टूडेंट, वो थोड़ा सा हिल गया, मैं थोड़ा जोश में आ गया था पढ़ाते पढ़ाते, तो वापस से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये CU का मतलब क्या है हमारे पास? CU फॉर कॉपर, CU फॉर कॉपर। तो क्या है इसके अंदर? इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। द कॉइल इज वाउंडेड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। जो मटेरियल है हमारा अंदर का, जो लोड है, सॉफ्ट आयरन कोर है, उसको हमने किससे बनाया है? नॉन मैग्नेटिक फ्रेम से बनाया है, विच मे बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन शेप, फुल स्टॉप। द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ मूवेबल टॉर्शन। अब ये जो हमारी कॉइल है, ये किसके साथ सस्पेंड की गई है? मूवेबल टॉर्शन। मतलब वो जो निडल है ना, उससे एक टॉर्शन लगा हुआ है, उससे कनेक्टेड है ये। ठीक है? इसके बाद
बाय मीन्स ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। किसके थ्रू? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के थ्रू ये कनेक्टेड है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन एंड एस पोल ऑफ मैग्नेट। मतलब इसमें वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? एन और एस पोल कर रहा है मैग्नेट का। इज इट क्लियर? आगे देखो इसमें, द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ हेयर लाइक स्प्रिंग एस डैश। क्या बताया भाई कि बहुत छोटा कॉम्पैक्ट फ्रेम होता है ये पूरा। तो ये जो स्प्रिंग लग रही है ये बिल्कुल बहुत छोटी सी, बहुत हेयर लाइक स्प्रिंग। ये जो मैंने बनाई है ना लाइन, इससे भी बहुत पतली स्प्रिंग होती है जिसका नाम हमने एस डैश बोल दिया है। कनेक्टेड टू टर्मिनल 2, एल इज द सॉफ्ट आयरन कोर विच मे बी स्फेरिकल if the coil is circular and it may be rectangular if the core is cylindrical। वही जो मैंने बताया था कि भाई अगर कोर हमारा सिलेंड्रिकल है तो उस कंडीशन में बनने वाली कॉइल क्या होगी? रेक्टेंगुलर। अगर कोर हमारा स्फेरिकल है तो उस कंडीशन में बनने वाली जो हमारी कॉइल होगी वो क्या होगी? सर्कुलर होगी। इन दिस वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताऊंगा, एक बार बस अंडरलाइन कर लो और उसका रीजन तुम लोग अपने आप कमेंट सेक्शन में बताना कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज कर रहे हैं? मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। मैंने ही बोल दिया, चलो छोड़ो। बाकी ये याद रखना कि क्वेश्चन बनता है कि व्हाई वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यों कर रहे हैं? टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क। क्या करने के लिए? बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा टॉर्क आए जिससे वो कॉइल रोटेट कर सके। क्या कर सके? रोटेट कर सके। इसके बाद इसकी थ्योरी बता रहा हूं मैं। लेट अ कॉइल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। कोई कॉइल है हमारे पास जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कैपिटल ए है, जो कि करंट प्रोड्यूस कर रही है, करंट कैरिंग कॉइल है, जो कि आई करंट है उसका। मैग्नेटिक फील्ड क्या बताई मैंने? वही इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसमें बी है, करंट इसमें आई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला जाएगा कि ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है बीना कॉस थीटा। थीटा इसमें 0 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और अपना एरिया वेक्टर जो है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, थीटा की वैल्यू 0 आती है, तो टॉर्क क्या बन जाएगा? बी आई एन ए। क्यों? क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इट इज क्लियर? सांस ले लूं, ठीक है। लेट फाई इज द रोटेशन, यानी कि फाई क्या है? इसमें ट्विस्ट है कि कितना ट्विस्ट आ रहा है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? फाई से। एंड के इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट। इसमें जो ट्विस्ट आ रहा है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना फोर्स यानी कि जितना टॉर्क, रीस्टोरिंग फोर्स जितना लगेगा। जैसे ये क्लास 11th का एक टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हम खींचते इसको एलोंगेट करते हैं। खींचने में हम क्या कर रहे हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। जब वो वापस अपनी पोजीशन में आएगी तो कौन सा फोर्स लगा रही होगी? रीस्टोरिंग फोर्स लगा रही होगी। और रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने वही करा, F इक्वल टू 5K होगा। क्लास 11 का टॉपिक है, अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, चैप्टर नंबर 6 में। हाँ, 6 में ही है। तो एट इक्विलिब्रियम F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। मतलब फोर्स किसके? इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे हिंदी में क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। मतलब बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? टॉर्क के बराबर। जितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो टॉर्क के बराबर होगा। तो F की जगह पे मैं फाई के लिख सकता हूं, टॉर्क की जगह पे बी ना लिख सकता हूं, बी आई एन ए। बी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है यहाँ पे? करंट। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। अब इससे अगर मैं फाई की वैल्यू निकालू, मतलब ट्विस्ट निकालू, रोटेशन निकालू, तो कितना आएगा? बीना अपॉन के। यानी कि अब इससे हमको क्या समझ में आता है? ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट
कांस्टेंट। जब सारे कांस्टेंट है तो इसका कोई भी एक नाम दे दो, सी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, उससे क्या निकलेगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ही क्या लगेगा, ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ही ज्यादा तो डिफ्लेक्शन शो होता है, होगा नहीं होगा? अगर इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में, जितना करंट ज्यादा फ्लो कराओगे उतना ही ज्यादा ट्विस्ट होगा। दिस शोज ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इंपॉर्टेंट, करंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा यहां तक का पूरा टॉपिक क्या था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का था। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही हैं हर साल 12th एग्जाम में। फिर नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, 2 मिनट आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है अपना करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहली चीज मैंने बताया, फिजिक्स में यार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वर्ड से हमको समझ में आ जाती है अगर बेसिक इंग्लिश की नॉलेज हो तो। जैसे टॉपिक है अपना करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, करंट को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, सेंसिटिविटी मतलब कोई जना, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज किसी एक पर्टिकुलर थिंग से कितना ज्यादा सेंसिटिव है, कितना ज्यादा चेंजेस शो कर रहा है। जैसे बोला जाता है ना कि बच्चों की स्किन थोड़ी सेंसिटिव ज्यादा होती है, कारण कि जैसे सर्दियों के बाद गर्मी का मौसम आए या गर्मियों के बाद सर्दी का मौसम आए, एकदम से चेंजेस आते हैं तो उसमें बच्चों की स्किन सबसे जल्दी फटने लगती है या उसमें रैशेज आने लगते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। और लड़के क्या होते हैं भाई, जैसे मेल्स की बात की जाए तो क्या है, कहीं भी रख दो, कहीं से भी उठा के फेंक दो, कहीं भी पटक दो, कोई चेंज नहीं आता उनके में। आता है क्या? नहीं आता है, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि करंट के चेंज होने पर गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है, हल्के से करंट के चेंज होने पर भी कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है, वही क्या कहलाता है, करंट सेंसिटिविटी। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। हर पर्टिकुलर पर यूनिट करंट के हिसाब से गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वही क्या कहलाती है, हमारी करंट सेंसिटिविटी। आईएस से इसको मतलब डिनोट किया जाता है। आई एस इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन मतलब फाई अपॉन आई। फाई की वैल्यू इससे पहले डेरिवेशन में पढ़ी है, बी एन आई ए अपॉन के, बीना अपॉन के, तो बीना अपॉन के इंटू आई। आई ये वाला आई आ गया, आई से आई कैंसिल हो गया। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या आया, बी एन ए अपॉन के, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत आराम से समझ में आता है। सेम चीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या आएगा, इसमें बोला था, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द डिस्टर्बेंस। तो इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। क्या बोला इसमें, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसमें आएगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब Vs से इसको डिनोट करते हैं, Vs इक्वल टू फाई अपॉन वी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। फाई की वैल्यू पता है, बी आई एन ए। वी की वैल्यू क्या होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, आई आर। तो बी आई एन ए अपॉन आई आर, और ये के भी लगा रहेगा, आई से आई कट गया, क्या आया, Vs इक्वल टू बी एन ए अपॉन के आर। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला, आसान सा डेरिवेशन, आसान सा टॉपिक, ऐसे ही समझ में आता है। तो इसमें क्या लिखा है, इफ यू चेंज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के चेंज होने पे वोल्टेज सेंसिटिविटी में फर्क पड़ता है, पर करंट सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं होता, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं। या फिर ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में आ सकता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एज या फिर ऐसा बोला जाएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वोल्टेज when we converted गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो उसमें क्या आएगा भाई, वो भी चेंज होगा। और अगर करंट की बात की जाए तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे फॉर्मूले में शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है शंट। छोटी डेफिनेशन है, छोटा सा एक पोर्शन है इसका, अच्छे से समझ में आता है। शंट क्या होगा, इट इज अ डिवाइस। क्या है, एक डिवाइस है जो कि आप है ना प्रैक्टिकल करोगे तब उसमें भी यूज में लोगे कि शंट क्या है, इट इज अ डिवाइस विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम डैमेज। जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाते हैं तो उसके साथ हम पैरेलल में एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम बोला जाता है शंट। और उसका काम क्या होता है,
वो भाई इलेक्ट्रिकल डैमेज होने से बचाता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें देखना जो बैटरी बनी है, बैटरी से आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आई गया, यहाँ पे भी आई गया। गैल्वेनोमीटर के साथ क्या जाएगा, ये आईजी जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आईजी गया और यहाँ तक आई आ रहा था, तो यहाँ पे बचे हुए में क्या आएगा, आई माइनस आईजी। इज इट क्लियर? और ये एस क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस एस, जिसको हम शंट बोलते हैं, शंट बोलते हैं। एज एस एंड जी आर इन पैरेलल, एस और जी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम बचपन से पढ़ के आए हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होता है वो बराबर होता है, सेम होता है। जी पे जो पोटेंशियल होगा वही एस पे पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल बोले तो वी बोले तो आई आर, जी पे आई कितना है, आई जी है, आर कितना है, जी है, आर मतलब रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर के अंदर भी कोई अपना एक रेजिस्टेंस होता है जो रजिस्ट करता है, तो उसको हमने बोल दिया जी, तो जी इंटू आई जी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एट एस पे कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना है एस, करंट कितना है आई माइनस आई जी लिख दिया। यहां से एस की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, हियर एस इज द शंट रिक्वायर्ड टू सेव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डैमेज होने से यही जो डिवाइस है जिसे हम शंट बोल रहे हैं एस, वही सेव करेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग इस फिगर को ही कंसीडर करके एक टॉपिक देखो, आई को मैं लिख सकता हूं टोटल करंट इसमें कितना फ्लो होगा, आई इक्वल्स टू आई जी प्लस आई एस। जितना शंट में जा रहा है करंट और जितना गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, उन दोनों का टोटल ही क्या कहलाता है, हमारा करंट, टोटल करंट कहलाता है। तो वो मैंने लिख दिया आई इक्वल्स टू आई जी प्लस आई एस। यहां से आई जी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, आई माइनस आई एस, या फिर आई एस की वैल्यू निकालूंगा तो आई माइनस आई जी। इज इट क्लियर? एक कंडीशन में मैंने माना है कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है, पता है भाई हमें पोटेंशियल सेम होता है, तो मैं लिख सकता हूं आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई एस इंटू एस। अब इसमें दो काम करने हैं, पहले इक्वेशन 1 को मेरे को थर्ड में पुट करनी है, फिर इक्वेशन 2 को मेरे को थर्ड में पुट करनी है। तो यहां से आई एस की वैल्यू आ गई, यहां से आई जी की वैल्यू आ जाएगी। सीधा सीधा सा डेरिवेशन है, कुछ चीज मैं नहीं समझाऊंगा, आप लोगों को सबको आना चाहिए, सीधी सी डेरिवेशन है। इनफैक्ट ये नहीं सोचना है कि हम कोई बायो वाला स्टूडेंट है, मैथ वालों को तो आ जाएगी 100% है, और अगर जिसको नहीं आई तो वो सोच लेना वो मैथ के लायक नहीं है। और हाथ में एक काम करना, जिसको सच में मैथ वाले को अगर ये नहीं आती है तो घर पे जाना, घर का टैप ऑन करना, उसमें थोड़ा सा पानी भरना हाथ में, जिसको हम बोलते हैं चुल्लू भर पानी, और इसमें डूब मरना। ठीक है, आगे समझ में। और बायो वाले ये ना सोचना कि यार बायो वाले हैं हमें मैथ नहीं आती, सब आती है तुम लोगों ने। मैथ में क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो करा ही होगा, वही सब कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, या तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा या फिर प्रैक्टिकल में तो 100% है, पूछा जाएगा, कोई ना कोई टीचर पूछ ही लेता है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल्स के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। हाउ कैन यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर, एमीटर से के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी गैल्वेनोमीटर को। सीधी सी बात, एक स्मॉल रेजिस्टेंस एस जिसको हम शंट बोलते हैं, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं हम किसके, गैल्वेनोमीटर के, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अपन को पता है पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूं आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ऐसन बात, यहां से एस की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड में ले जाओ, खत्म चीज। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, इसमें किसमें किया था, पैरेलल में, इसमें सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे, सीरीज में लगा देंगे। V इक्वल्स टू आई आर होता है, I को आई जी लिख दूंगा इसमें करंट, और R की जगह G प्लस आर कर दूंगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहां से आई जी को नीचे लेके गया और यहां से G को इधर लेके गया, तो क्या हो जाएगा R इक्वल्स टू V अपॉन आई जी माइनस जी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दूसरी चीज क्या चीज कि नया चैप्टर बहुत ही जल्दी चालू हो जाएगा, तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। फटाफट इसमें सारी चीजें कवर करिए, डिटेल में कवर करिए, और नोट्स भी दे रहा हूं भैया,
तो इसको हमारे चैनल को या अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।